मुंबई शहर में रहने वाली शान्या और निहारिका दोनों सगी बहनें थीं। दोनों एक ही कंपनी में नौकरी करती थीं। उनके माता पिता का देहांत कई साल पहले हो चुका था। तब से उन्हें उनके बड़े भाई ने ही पाला पोसा था। शान्या और निहारिका दोनों ही गोरी थीं और दिखने में बहुत ही सुंदर थीं, इसलिए उन्हें अपने गोरेपन का बड़ा घमंड था। एक रोज ऑफिस से लौटते वक्त, चल ना निहारिका, उस कैफे में चलते हैं, मेरा बड़ा मन हो रहा है कोल्ड कॉफी पीने का। देखना गर्मी भी कितनी है। हाँ गर्मी तो है, तो चल फिर चलते हैं। दोनों उस कैफे में पहुंच जाती हैं जहां वो कोल्ड कॉफी का ऑर्डर देती है। कुछ देर बाद वहां एक काला सा वेटर कॉफी लेकर आता है। मैडम ये रहा आपका ऑर्डर। छी, ये कैसा काला कलूटा लड़का इन कैफे वालों ने रखा हुआ है। मेरा तो सारा मूड ही ऑफ हो गया। सच में यार, ऐसे लड़के किसी कॉफी शॉप में नहीं बल्कि म्युनिसिपल डिपार्टमेंट में कचरा उठाने के लिए होने चाहिए या नाली साफ करने के लिए। क्या काले लोग इंसान नहीं होते? ऊपर वाले ने आपको गोरा बनाया है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको अपने रूप पर घमंड होना चाहिए। ये सुनकर दोनों बहनों को गुस्सा आ जाता है और वो कोल्ड कॉफी का गिलास उस लड़के के मुंह पर दे मारती हैं। तू 2 टके का वेटर हमसे बहस करेगा? काला कौवा कहीं का, औकात देखिए तूने अपनी। हमें नहीं पीनी ऐसी जगह कॉफी जहां काले लोग काम करते हो। चल निहारिका। इसी तरह दोनों गोरी बहनों को काले लोगों से बेहद ही नफरत थी। मिहिर उनको अपनी ये आदत सुधारने के लिए अक्सर कहता था, लेकिन वो दोनों उसकी नहीं सुनते थे। एक रोज उनका भाई मिहिर उन दोनों से, निहारिका, शान्या, अब तुम दोनों जवान हो गई हो, अपने पैरों पर खड़ी हो गई हो, तो अब मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों के हाथ पीले कर दूं और अपना फर्ज पूरा कर लो। भैया बड़ी जल्दी है आपको हमें यहाँ से भगाने की, लेकिन हम भी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। हाँ भैया, हमारे जाने के बाद आप यहाँ बिल्कुल अकेले हो जाओगे, इसलिए हम चाहते हैं कि पहले आप शादी करके हमारे लिए भाभी ले आओ, उसके बाद ही हम शादी करके यहाँ से जाएंगे। इसलिए आप अब जल्दी से गुड लुकिंग गोरी सुंदर सी भाभी ले आइए। उनकी ये बात सुनकर मिहिर मुस्कुरा देता है। फिर कुछ दिन बाद उनके दरवाजे की घंटी बजती है। शान्या दरवाजा खोलती है तो सामने मिहिर गले में वरमाला डाले खड़ा होता है। उसके साथ एक काले रंग की लड़की अंजलि वरमाला डाले खड़ी थी। भैया आप ये किस काली लड़की को घर ले आए हैं? तमीज से बात करो शान्या, ये तुम्हारी भाभी और मेरी पत्नी है। तभी वहां निहारिका आ जाती है। भैया ये क्या मजाक है? ये काली लड़की हमारी भाभी नहीं हो सकती। ये तुम दोनों ने क्या काली काली लगा रखा है? और इंसान का दिल से सुंदर होना जरूरी है, आखिर रंग में क्या रखा है? भैया अपना नहीं, कम से कम हमारी इज्जत का तो ख्याल किया होता। हम इतनी सुंदर और कहाँ ये काली कोयल। हमने एक बार कह दिया तो कह दिया, हमें ये काली भाभी नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए। हाँ, हमें काली भाभी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। वो दोनों गुस्से में अपने कमरे में चली जाती हैं, जिसके बाद मिहिर अंजलि से अपनी बहनों के बर्ताव के लिए माफी मांगता है। मिहिर, वो दोनों मेरी ननद हैं और मुझसे छोटी भी। मुझे उनकी बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, और तुम देखना मैं उन दोनों को इतना प्यार और अपनापन दूंगी कि वो दोनों मुझसे बहुत प्यार करने लगेंगी। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर अंजलि घर के सारे काम निपटाती है, फिर अपनी नंदों के लिए बड़े प्यार से चाय और पकौड़े तल कर ले जाती है। गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी प्यारी नंदो, देखो तुम्हारी भाभी तुम्हारे लिए प्याज और पनीर के पकौड़े बनाकर लाई है। लेकिन निहारिका गुस्से में चाय के कप और पकौड़े गिरा देती है। थोड़ी चाय अंजलि के हाथों पर भी गिर जाती है। मेरा हाथ। निकलो अब हमारे कमरे से और दोबारा से अपनी ये काली शक्ल लेकर हमारे रूम में मत आना। अंजलि रोती हुई वहां से चली जाती है, लेकिन फिर भी वो उनके दिल में जगह बनाने की अपनी कोशिश नहीं छोड़ती। वो अपनी नंदों का कमरा साफ करती, उनके कपड़े धोती और उनकी जरूरत की हर चीज उनके लिए लाती। एक रोज, निहारिका कहाँ है तू यार, जरा मेरा सर तो दबा दे, बहुत दर्द हो रहा है। निहारिका उस वक्त बाथरूम में होती है और शान्या सोफे पर आंख बंद किए अपने दोनों हाथों से सर को पकड़े हुए बैठी थी। तभी वहां अंजलि आ जाती है और वो शान्या का सर दबाने लगती है। आहा निहारिका, क्या जादू है यार तेरे हाथों में, वाह मजा आ गया, क्या मसाज करती है तू, आहा हा, वाह 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 वाह। तभी निहारिका बाथरूम से बाहर आती है और शान्या पानी पीने के लिए अपनी आंखें खोलती है तो सामने निहारिका को खड़ा पाती है। हैं? तू यहाँ है तो मेरी मसाज। शान्या पीछे पलट कर देखती है, फिर अंजलि को देखते ही वो गुस्से में आ जाती है। ई छी छी, इतनी देर से तुम अपने काले हाथों से मेरा सर दबा रही थी,
हे भगवान, अब मुझे नहाना पड़ेगा, वो भी गंगा जल डालकर। कहीं इस कल्लो के छूने से मैं भी कल्लो ना बन जाऊं। यू इडियट, खबरदार जो आज के बाद मुझे हाथ भी लगाए तो। ये कहकर घमंडी ननद जल्दी से नहाने चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक रोज दोनों बहनें आपस में बातें कर रही होती हैं। हमें कैसे भी करके इस काली भाभी को यहाँ से भगाना होगा। अगर ये यहाँ से चली गई तो फिर हम भैया की शादी किसी भी गोरी लड़की से करवा सकते हैं। वाह, क्या आइडिया है सिस्टर। अब वो जानबूझकर गोरी गोरी सुंदर लड़कियों को अपने भाई को पटाने के लिए भेजती। कभी लिफ्ट के बहाने तो कभी मदद के बहाने वो मिहिर से टकरा जाती, लेकिन फिर भी मिहिर उनकी तरफ बिल्कुल भी भाव नहीं देता। हाय हैंडसम, मेरी स्कूटी खराब हो गई है, क्या तुम मुझे आगे तक लिफ्ट दे दोगे? हाँ जरूर, आप तो मेरी बहन जैसी हैं। धत तेरी की, जा नहीं चाहिए तेरी लिफ्ट। इसी तरह वो बार बार नई लड़कियां भेजती, लेकिन उनकी ये स्कीम काम नहीं करती। ओफो, सारी तरकीब फेल हो गई। अब हमारे पास एक ही रास्ता है। वो क्या? जब तक वो कल्लो इस धरती पर रहेगी, भाई उसके अलावा किसी और की तरफ देखेगा भी नहीं। इसलिए उसे सदा सदा के लिए रास्ते से हटाना ही बेहतर होगा। अगले दिन निहारिका और शान्या अंजलि को बहाने से छत पर बुलाती हैं और उसे वहां से धक्का देने ही वाली होती हैं कि तभी वहां मिहिर आ जाता है और अंजलि को बचा लेता है। शर्म नहीं आती तुम्हें? भला उसके काले रंग की वजह से तुम आज उसकी जान लेने पर उतर आई। अगर तुम्हें मेरी काली पत्नी से इतनी ही प्रॉब्लम है ना, तो ठीक है, मैं आज ही इसके साथ ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। मैं तुम दोनों की माँ बनकर तुम्हें प्यार देना चाहती थी, लेकिन आज तुम तुम दोनों मेरी जान लेने पर ही उतारू हो गई। अगर तुम मुझे मार सकती हो तो कल को अगर मेरा बच्चा काला पैदा हुआ तो तुम तो उसे भी नहीं छोड़ोगी। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे मिहिर। फिर दोनों बहनों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अंजलि और मिहिर से माफी मांगती हैं। वो दोनों भी उसे माफ कर देते हैं। उस दिन के बाद से शान्या और निहारिका काले गोरे में भेद करना छोड़ देती हैं। अरे, तुम्हें कोई और काम नहीं है क्या? अब जाओ यहाँ से। महिमा, तेरी ननद तो कमाल है यार, देखना कितनी सुंदर मेहंदी लगाई है इसने। अब इन सबको भी कामनी से ही मेहंदी लगवानी है तो लगवा देना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, घर में इतने सारे काम पड़े हैं और ये महारानी बस यहीं बैठकर टाइम पास करती रहे। कामिनी। हाँ भाभी। भाभी की बच्ची, फौरन उठ यहाँ से और रसोई में जाकर बर्तन धो। एक बर्तन नहीं है खाना परोसने को। ठीक है भाभी, बस ये हाथ। तुझे सुनाई नहीं दिया? फौरन उठ यहाँ से। महिमा कामिनी के बड़े भाई की पत्नी थी और ये फंक्शन उसके छोटे भाई राहुल की शादी का था। राहुल की शादी जिस लड़की से होने जा रही थी उसका नाम माधुरी था। माधुरी एक पढ़ी लिखी और बहुत पैसे वाले घर से थी। कामिनी दोनों भाइयों से छोटी थी। एक हादसे में कामिनी के माता पिता गुजर गए थे और परिवार में बस ये दो भाई और उनकी छोटी बहन कामिनी ही रह गए। बड़े भाई रोहन की शादी महिमा से हुई। महिमा बहुत गोरी थी पर दिल की उतनी ही काली, जबकि कामिनी का रंग जरूर काला था लेकिन मन की बहुत साफ और स्वभाव से बहुत ही सीधी थी, जिसका फायदा महिमा खूब उठाती थी। वो कामिनी से एक नौकर की तरह घर का सारा काम करवाती थी और कभी सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी और कामिनी ये सब चुपचाप सह रही थी। और फिर मुबारक हो महिमा, अब तो तुम जेठानी बनने जा रही हो। हाँ, पता नहीं कैसी देवरानी मिलेगी, देवर जी ने खुद पसंद की है। सुना है नई बहू बहुत गोरी है, तुमसे भी ज्यादा गोरी है क्या? महिमा ने उस औरत के सवाल का कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन अंदर ही अंदर उसे भी इस बात की चिंता खाई जा रही थी। असल में महिमा का मायका भी अच्छा खासा अमीर था और इस बात का घमंड उसे हमेशा से ही था। कामिनी के काले रंग की वजह से वो हमेशा उसका मजाक उड़ाती थी और उसे दबा कर रखती थी, लेकिन अब नई देवरानी को लेकर उसके अंदर असमंजस था। दूसरी तरफ कामिनी को अपनी नई भाभी से काफी उम्मीदें थी। शादी का फंक्शन अच्छे से निपट गया और फिर छोटी भाभी गुड मॉर्निंग। अरे कामिनी, तुम क्यों चाय बनाकर लाई? मैं बना देती ना। नहीं भाभी, रोज सुबह चाय तो मैं ही बनाती हूँ सबके लिए, एकदम स्पेशल वाली। आप पीकर देखिए ना। सच में बहुत ही अच्छी चाय है। और खाना कौन बनाता है रोज? मैं ही बनाती हूँ, नाश्ता, लंच और फिर डिनर। तो अब आप भी जल्दी से तैयार हो जाइए शेफ कामिनी के हाथों का खाना खाने के लिए। अच्छा ठीक है। वैसे बड़ी भाभी वो कुछ नहीं बनाती,
मेरा मतलब है खाना वगैरह अब बनाती है ना, कभी कभी जब उन्हें मेरे हाथ का कुछ पसंद नहीं आता। कामिनी और माधुरी बात कर ही रहे थे कि तभी महिमा कमरे के बाहर से ही जोर से चिल्लाई, अरे ओ कामिनी, कहाँ मर गई? मेरी चाय कहाँ है? छोटी भाभी, मुझे जाना होगा, बड़ी भाभी उठ गई हैं, अब मैं उन्हें चाय देकर आती हूँ। इतना कहकर कामिनी हड़बड़ाहट में वहां से चली गई और ये सब देखकर माधुरी को अच्छा नहीं लगा। खासकर कामिनी से महिमा का बात करने का तरीका उसे बहुत ही खराब लगा। हालांकि वो उस वक्त चुप ही रही क्योंकि अभी वो खुद घर में नहीं थी, लेकिन वक्त के साथ उसे सब कुछ समझ आ गया कि महिमा एक नंबर की घमंडी और धौंस जमाने वाली औरत थी। और फिर एक बात बताओ कामिनी, ये बड़ी भाभी शुरू से ही ऐसी है क्या? मतलब पहले तो किसी से बात ही नहीं करती और जब भी मुंह खोलती है तो बस जहर ही उगलती है। अब हाँ, वो थोड़ी ऐसी ही है। वो तुमसे इतना काम कराती हैं, तुम्हें सारा दिन इतना कुछ सुनाती हैं, तुम पलटकर कुछ कहती क्यों नहीं हो? भाभी, मेरे मम्मी पापा नहीं है ना, और भैया लोग भी अपने काम में ही बिजी रहते हैं। शादी के लिए जो भी लड़का मुझे देखने आता है वो मेरा रंग देखकर मेरे मुंह पर ही मना कर देता है, तो एक तरह से मैं बोझ ही तो बनी हुई हूँ सब पर। तो अगर बड़ी भाभी कुछ बोल भी देती है तो इतना कहकर कामिनी चुप हो गई और माधुरी सारी बात समझ गई। फिर उसने कुछ सोचकर कामिनी से कहा, कामिनी, वैसे तुम्हारी हॉबीज क्या है? भाभी, मुझे ना मेकअप करना, मेहंदी लगाना और हेयर स्टाइल बनाना, ये सब बहुत ही अच्छा लगता है। अरे वाह, तो तुम ब्यूटिशियन का कोर्स क्यों नहीं करती? करना तो चाहती हूँ पर भाभी उसमें बहुत खर्चा होगा और फिर घर के सारे काम ये कौन करेगा? अरे मेरी ननद रानी, तुम चिंता क्यों करती हो? तुम्हारी भाभी है ना, मेरे पास तुम्हारी हर मुश्किल का हल है। माधुरी की ये बात सुनकर कामिनी बहुत खुश हो गई। अब ये दोनों हमेशा साथ रहती और सारा दिन बातें करती, और ये बात महिमा को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। माधुरी ने अपने खर्च पर शहर के एक बड़े सैलून ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में कामिनी का एडमिशन करा दिया और फिर, भाभी, आई लव यू, आप कितनी अच्छी हो। आई लव यू टू ननद रानी, बस पूरी मेहनत से काम सीखो, फिर अपना पार्लर खोलना। और हाँ, मैं जब तुम्हारे पार्लर में आऊं तो मुझसे पैसे मत लेना, ठीक है ना? अरे भाभी, आपको तो हमेशा मैं ही सजाऊंगी, खुद अपने हाथों से। इस बात पर दोनों हंसने लगी। शाम को कामिनी ने एडमिशन वाली बात अपने भाइयों को बताई तो वो ना तो खुश हुए और ना ही इस बात का उन्होंने कोई विरोध किया, लेकिन महिमा फौरन भड़क उठी। अच्छा, ये हर रोज तफरी मारेगी तो घर का सारा काम कौन करेगा? भाभी, आप चिंता मत करिए, मैंने एक हाउसमेट का इंतजाम कर दिया है, वो कल से आकर सारा काम संभाल लेगी। अच्छा जी, और उसके पैसे वो कौन देगा? वो हम मैनेज कर लेंगे भाभी। ठीक है भाई, अब तो घर के सारे फैसले मुझसे बिना पूछे ही होने लगे हैं। सही है। इतना कहकर महिमा वहां से उठकर चली गई, लेकिन घर के सभी लोग उसका नेचर जानते थे। दोनों भाइयों ने कामिनी को ब्यूटिशियन का कोर्स करने की इजाजत दे दी और यहाँ से कामिनी के लिए सब कुछ बदलने लगा। पता है भाभी, आज सैलो में ना मेहंदी लगाना सिखाया। पता है, मेरे बनाए डिजाइन की सबने तारीफ की। सच में भाभी, अब तो चाहे मेरी शादी ना भी हो तो भी मैं बहुत खुश हूँ। अरे, पर क्यों नहीं होगी तुम्हारी शादी? ऐसा क्यों बोल रही हो? अरे भाभी, हर कोई आप जैसा नहीं होता ना, सबके लिए लड़की का रंग बस गोरा ही होना चाहिए। मुझ जैसी काली लड़की को देखकर तो सबका मूड ही खराब हो जाता है। नहीं कामिनी, ऐसा नहीं है, रंग से ज्यादा इंसान के गुण मायने रखते हैं। और तुम देखना, एक दिन तुम्हें जरूर कोई ऐसा मिलेगा जो तुम्हारे गुणों को पहचान कर तुमसे बहुत प्यार करेगा और डोली में बिठाकर अपने साथ 7 समुंदर पार ले जाएगा। माधुरी की यही बातें कामिनी को आत्मविश्वास से भर देती थी। वो पूरी मेहनत से अपना कोर्स कर रही थी। फिर एक दिन सैलो जाते वक्त रास्ते में कामिनी ने देखा कि एक कार सड़क हादसे का शिकार हो गई है और उसमें भयंकर आग लगी हुई है। उस कार के अंदर एक बुढ़िया मदद के लिए पुकार रही थी, लेकिन वहां मौजूद लोगों में से किसी में भी आग की लपटों के बीच जाने की हिम्मत नहीं थी। तब कामिनी ने हाथ में एक कपड़ा लेकर बहुत ध्यान से कार का जलता हुआ दरवाजा खोला और उसमें से बूढ़ी महिला को बाहर निकाल लिया। उस महिला की हालत काफी खराब थी।
कामिनी ने फौरन एक ऑटो बुक किया और महिला को लेकर अस्पताल पहुंची। रास्ते में वो महिला को हिम्मत बंधाती रही और उनके घावों को साफ भी करती रही। फिर अस्पताल में चिंता मत कीजिए, माइनर बर्न है, मैं इन्हें देख लेता हूँ। तब तक आप काउंटर पर मेरे पास पैसे नहीं है डॉक्टर। जैसे ही कामिनी ने ये बात कही, उस घायल महिला ने फौरन अपने पर्स में से एक कार्ड निकालकर कामिनी को दिया और कहा, बेटी ये लो, इसमें मेरे पोते का नंबर है, उसे फोन करके बुला लो। उस कार्ड पर एक नाम लिखा हुआ था, राज सिंघानिया, जिस पर कामिनी ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसमें लिखे नंबर पर फौरन फोन मिलाया। और फिर कुछ ही देर में एक लंबी सी गाड़ी अस्पताल के बाहर आकर रुकी और उसके अंदर से एक हैंडसम लड़का बाहर निकला। वो भागकर अपनी दादी के पास गया। फिर सब कुछ जानने के बाद उसने कामिनी से कहा, मैं किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूं? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, आप बस अपनी दादी का ख्याल रखिए। आपको पता है, मेरी दादी मेरे लिए लड़की देखने जा रही थी। उन्होंने मुझसे भी साथ चलने को कहा था। अगर मैं उनके साथ चल पड़ता तो शायद ये हादसा नहीं होता। अरे हाँ, अब वो लड़की तो मैं देख नहीं पाई, लेकिन बेटा ये गुड़िया मुझे बहुत अच्छी लगी। अब तेरा क्या ख्याल है? हैं बेटा, ये बिल्कुल वैसी ही है जैसी तुझे चाहिए, सीधी साधी लेकिन बहुत ही गुणी और समझदार। दादी की बात सुनकर राज ने कामिनी की तरफ ध्यान से देखा और फिर उसने धीरे से कामिनी से कहा, मेरा ख्याल तो बहुत नेक है, लेकिन आपका क्या ख्याल है? राज की बात सुनकर कामिनी को माधुरी की बात याद आ गई, जो आज उसके सामने सच साबित हो रही थी। राज सिंघानिया वही लड़का था जो कामिनी की काली सूरत को नहीं, बल्कि उसकी खूबसूरत सीरत को देख रहा था और उससे शादी भी करना चाहता था। पहली बार कामिनी को किसी ने सामने से इस तरह का सवाल पूछा था, जिसका जवाब देने में कामिनी हिचकिचा तो रही थी, लेकिन उसके शर्माते चेहरे ने उसका जवाब साफ साफ बता दिया।